स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 और उसकी वीडियो संख्या जो है 1 देखेंगे। प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था। उपनिवेशों के बारे में हम थोड़ी सी बात हमने पढ़ी थी। हम भी कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे। ब्रिटिश व्यवस्था का अध्ययन जब हमने किया था उस समय भी ये शब्दावली का प्रयोग हुआ था। लेकिन ये कह रहा है कि प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था, तो प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था विश्व के संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे, तो वो थोड़ा अलग विषय है। अगर हम बात करें कि जो ये घटना घटी, ये प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था बनी, ये ऐसा नहीं था कि कोई एक दिन में या किसी एक क्षेत्र की जो है ये घटना हो। ये तो कई शताब्दियों का जो है परिवर्तन हुआ, कई शताब्दियों का निरंतर जो है क्षेत्रों में, देशों में जो घटनाएं घटी, उनमें निरंतर जो है शताब्दियों के परिवर्तन का परिणाम ये था कि ऐसी व्यवस्था आई। और जो ये शताब्दियां रही, इस दौरान ये संक्रमण का काल भी कही जाती हैं, जो समय बीच में बीता पूरी तरह से बदलाव आने में। धीरे धीरे ही परिवर्तन आए, एक ही दिन में नहीं आ गए थे। और इस सारे का जो परिणाम निकला वो क्या था कि संक्रमण काल जो था उसमें आर्थिक क्षेत्र था आपका, सामाजिक था, राजनीतिक था, सांस्कृतिक था, इन सब में दूरगामी जो है परिवर्तन हुए। विभिन्न परिवर्तन जो है उस समय में हुए और उन परिवर्तनों का जो परिणाम था, साथ में जो है और भी अन्य जो चीजें जो है समाज में चल रही थी, अन्य घटनाएं जो है हो रही थी, वो क्या थी? पुनर्जागरण आप पढ़ चुके हो, धर्म सुधार आंदोलन आप पढ़ चुके हो, और नए राष्ट्र राज्यों का जो है उदय, ये सब पैरेलल चल रहा था। ऐसा नहीं था कि पहले ये होगा फिर वो होगा, ये सब एक साथ जो है चीजें चल रही थी, नए राज्यों का निर्माण हो रहा था। इस सारे से सामंतवाद जो है वो धराशायी हो रहा था, पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं वो धराशायी हो रही थी, कमजोर पड़ रही थी, और नई जो है तकनीक, नए केंद्र जो विकास के शहरी केंद्र थे, विकसित देश के रूप में, शहरों के रूप में ये सामने आ रहे थे। कई जो सत्ता के जो केंद्र थे वो धराशायी हो गए और नए केंद्र उभरे। ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ कैसे? जो विज्ञान में, उस समय विज्ञान में, विशेष रूप से तकनीक में, सब चीज़ों में पुनर्जागरण का, धर्म सुधार आंदोलनों का भी विशेष योगदान था। क्योंकि जो लोग थे वो अगर पुरानी जो ढर्रा विचारधारा थी, परंपरागत विचारधारा थी, अगर उस पर ही लगे रहते तो ना वो विज्ञान को अपनाते ना तकनीक को अपनाते। और विज्ञान और तकनीक नहीं आती और समुद्री भागों का, पहले तो समुद्री भागों का अधिकाधिक जो है वो प्रयोग ना करते, नई भौगोलिक खोजें, चाहे वो कंपास रही हो, सब मैप रहे हो, ये सब ना होता तो क्या होता? तो जो संस्कृतियां एक दूसरे से मिली, आपस में जो परिवर्तन आए, एक दूसरे को जो भी हुआ, तो वो सारा नहीं हो पाता। क्योंकि समुद्र में गए, नई खोजों के माध्यम से नए नए देश, नई नई जगह, संस्कृतियां जो है संपर्क में आई। देखो इस सारे से जो संस्कृतियां जो है एक दूसरे के संपर्क में आई, उस संपर्क से दूसरे पर प्रभाव भी पड़ा, प्रभावित भी रही। और सर्वाधिक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में जो है यूरोप ने अपना प्रभाव जो है दिखाया, यूरोप प्रभाव के रूप में आया। यूरोप ने उसका लाभ उठाया, अवसर का जो लाभ उठाएगा, मौके को जो है भुनाएगा, वही इसका लाभ उठाएगा। इसने यूरोप के देशों ने क्या किया कि अपने धीरे धीरे व्यापारिक संबंध बनाए और फिर अपना जो है व्यापारिक संबंध बनाकर जो है अपना प्रभाव स्थापित, ये अलग अलग देश अलग अलग क्षेत्रों में करते गए। उस प्रभाव के कारण से धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक, वर्षों पहले राजनीति को कब्जे में लिया, फिर अर्थव्यवस्था को कब्जे में लिया, और ऐसा वर्षों स्थापित कर कर जो है साम्राज्यवाद की नींव इन्होंने रख दी। मतलब उन देशों को कब्जा लिया, वहाँ सीधी लूट होने लगी, इसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। इन देशों ने फिर वहां पर इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल राजनीतिक या सीमा बढ़ाना नहीं था,
इनका जो मुख्य जो केंद्र में विषय था वो था इनके आर्थिक संसाधनों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना, शोषण करना, और ये इन्होंने बड़ी अच्छे से किया भी। इस व्यवस्था को जब इन्होंने आर्थिक साधन इनके केंद्र में आए तो ये व्यवस्था कहलाई उपनिवेशवाद। ये हमने अभी तक पढ़ा, तो विशेष रूप में इसकी जो शुरुआत है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के माध्यम से हुई थी। इन लोगों ने इस चीज के लिए मध्य और दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्र है वो कब्जा लिए और उनके जो संसाधनों को जो है बेरहमी से जो है शोषण किया। कोई मतलब ऐसा नहीं सोचते थे कि भी इन लोगों का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस क्षेत्र का क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जो स्पेन और पुर्तगाल के बाद हमने पढ़ा था कि अंग्रेज कैसे उत्तरी नीदरलैंड का उत्कर्ष हुआ, एंटवर्प का हुआ, फिर इंग्लैंड का हुआ, ये हम पढ़ के आए हैं। और कैसे स्पेन और इटली पिछड़ गया था, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो अंग्रेजों में, फ्रांस में, डच में, इन सब में क्या हो गई, होड़ मच गई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जो है हथियार लूँ, और इन लोगों का जो दायरा जो है वो अब अमेरिका से निकलकर एशिया, अफ्रीका के जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया भी जो है इनके क्षेत्र में सम्मिलित हो गया था। ऐसा विस्तार, तो इस होड़ में एक दूसरे को पछाड़ने का जो है काम चला, प्रतिस्पर्धा इनके अंदर बढ़ गई। तो जो आपके स्पेन और पुर्तगाल थे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पिछड़ गए, इनको पछाड़ दिया गया। और जो इंग्लैंड और आपके फ्रांस, ये लोग जो है ज़्यादा आगे इस क्षेत्र में बढ़े। प्रतिस्पर्धा हुई कि एक दूसरे का जो क्षेत्र है कैसे जो है सीमित किया जाए और अपना वर्चस्व ज़्यादा स्थापित किया जाए, ऐसा काम जो है चला। ये जो काम हुआ ये भी एक दिन में एक घटना के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, इसके भी कई चरणों में ये काम चला। हम इसको एक प्राचीन उपनिवेशवाद कहते हैं, एक उन्नत उपनिवेशवाद कहते हैं। दो रूप में ये चला। तो इससे पहले हमने इसके अर्थ और पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है कि कैसे कैसे ये चला, क्या पृष्ठभूमि थी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का जो अर्थ है, अगर हम उसकी बात करें, देखो कोई भी देश किसी भी क्षेत्र पर जो है कोई देश या कोई शक्ति जो है अधिकार करती है, अपनी शक्ति के द्वारा अपना प्रभाव स्थापित करती है और उस पर अधिकार करे, तो उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद। अन्य क्षेत्र पर अधिकार करना, ये प्रवृत्ति जो है मनुष्य की शुरुआत से रही है। आप कितने प्राचीन काल में जाओ, अगर हम भी अपने यहाँ देखें तो एक राज्य दूसरे राज्य पर अधिकार जो है करता रहता था। तो चाहे आप अगर अभी के इतिहास की देखें तो सिकंदर का साम्राज्य था, मंगोल साम्राज्य था, चाहे क्षेत्रीय राज्य रहे हों, हमारे भी यहाँ राजपूत जो है आपस में करते रहते थे इस प्रकार का। लेकिन हमारे लोगों का जो उद्देश्य वो अलग रहा होगा, लेकिन कुछ बातों में तो वो समान ही था। वो समान जो बात थी वो क्या थी कि राजनीतिक हित भी मेरा जो है क्षेत्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है होना चाहिए, भी राजा का काम ही युद्ध लड़ना है, ऐसा वो मानते थे। दूसरा क्या था? अहंकार जो था कि भी मेरा वर्चस्व ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हो। ये भी कहीं ना कहीं इनके हितों से या इनकी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संदर्भ था। तो शासक या जो क्या करते कि विशाल जो है सेना लेकर जाते, आक्रमण करते और दूसरे क्षेत्र को या देशों को जो है शासकों को वो समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते। तो जब वो मजबूर कर देते तो इस तरह से जो काम होता था उसको क्या बोलते थे? प्राचीन साम्राज्यवाद। ठीक है, ये प्राचीन काल में होता था। लेकिन 15वीं जो शताब्दी आई, विज्ञान जिसमें समुद्री रुझान बढ़ा, समुद्री व्यापार बढ़ा। पहले तो स्थल व्यापार ज़्यादा होता था, लेकिन अब ये चीज़ें जब समुद्री यात्राएं बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया, नई तकनीक आई, प्रगति हुई, नए सुधार आंदोलन अभी हम पढ़ के आए। तो जो स्पेन था और पुर्तगाल था, ये जब राज्य पिछड़ गए तो जो आर्थिक प्रगति का जो मामला है वो अटलांटिक क्षेत्र के जो देश थे, अटलांटिक महासागर में जो देश थे, वो देश आपको पता ही है कि इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, ये केंद्र जो है बन गया। तो यहाँ पर राजतंत्र भी पनपा, समुद्र पारीय क्षेत्र जो है ज़्यादा बढ़ गया, खोजें हुई उसको लेकर।
नई नई खोजें चली। जहाजरानी जो था विशेष रूप से, क्योंकि समुद्र पार का मामला विशेष रूप से था, तो स्पेन और पुर्तगाल ऊंच कोटि के जहाजों का जो है काम यहाँ पर चला। और इन लोगों ने साहसी जो नाविक थे, अन्वेषक थे, खोज करने वाले थे रास्तों का, उनको भी जो है संरक्षण दिया। उस संरक्षण से जो है पहले इन लोगों ने अमेरिका पर कब्जा किया, फिर अफ्रीका पर, और बाद में पूर्वी क्षेत्र एशिया में भी आए। तो इन लोगों ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के लिए क्या किया इन लोगों ने, पहले तो व्यापारिक संबंध बना लिए, और फिर उसके स्थानीय विषयों को, उसकी भौगोलिक स्थिति को, उसके लाभ नुकसान को समझकर जो है उन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये जो प्रक्रिया इस प्रकार से चली, ये जो प्रक्रिया थी, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राचीन उपनिवेशवाद। इसकी कुछ बातें, इसकी कुछ विशेषताएं जो है हम पढ़ेंगे। उन विशेषताओं में देखो, पहले जो साम्राज्यवाद था, प्राचीन साम्राज्यवाद की अगर हम बात करें, उसमें तो सेना लेके जाते थे, लेकिन इसमें कोई सेना नहीं लेके जाते थे। सेना नहीं निकले, नाविक निकलते थे, धर्म प्रचारक निकलते थे, वो लोग ही खोजबीन करके नए क्षेत्रों को खोजते थे। अब वो जब क्षेत्र खोज लिए जाते, तो वहाँ पर जो वर्चस्व स्थापित करते थे, उसका उद्देश्य राजनीतिक सीमा बढ़ाना मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि वहाँ के जो आर्थिक संसाधन थे, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ चुके हैं, रिपीट ही कर रहे हैं, वैसे ध्यान से देखेंगे तो आप, आर्थिक जो संसाधन थे उनका दोहन करते थे। यही मंशा थी व्यापारियों की। तीसरी बात क्या है कि स्थानीय हित का कोई ध्यान नहीं था, अभी क्या इनको नुकसान हो रहा है इन लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को। बस वो एक ही बात देखते थे कि हमारे क्या काम और कैसे आ सकते हैं, हमारा कैसे लाभ हो सकता है। ये इनकी वो मुख्य विचारधारा थी। ये जब सब ये चीज़ें करते, तो जब नई नई शक्तियाँ आ गई, नए नए क्षेत्र इनके अधिकार में आए, तो इनमें संघर्ष चल पड़ा शक्तियों में, यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई। और उसका उद्देश्य क्या था कि एक दूसरे को कमजोर करना है और क्षेत्रों पर अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इनमें काफ़ी समय युद्ध भी चले। आपने याद होगा तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कई साल भारत में भी युद्ध रहा, और ब्रिटेन में भी उनका जो यूरोप में भी युद्ध चला, 100 साल के युद्ध चले। स्पेन और पुर्तगाल संग्रह पर जोर देते थे, क्रांति वहाँ नहीं हुई। वो लोग सोना चांदी की, हमने पहले ही पढ़ा था, सोना चांदी वहाँ पर आया, या बहुमूल्य जो चीज़ें थी, इन पर ही संग्रह पर जोर देते थे। इसके कारण से वो ज़्यादा जो है कोई क्रांतिकारी काम नहीं कर पाए, कोई खोज विशेष वैज्ञानिक प्रगति कर वो काम नहीं कर पाए। तो इसके कारण से जब खोज नहीं हुई, कोई नई चीज़ वहाँ नहीं आई, तो वो जो उनके उपनिवेशों में मांग थी, वस्तुओं की मांग थी, वो भी पूरा वो नहीं कर पाते थे। तो बाद में इनका पिछड़ना तो लाजमी था ही। तो कुल मिलाकर हम प्राचीन के बारे में बात कर रहे थे, प्राचीन उपनिवेश व्यवस्था को किन शक्तियों ने, किन बातों ने प्रेरित किया। तो कोई एक चीज़ तो ये भी, जैसे हमने पढ़ा कि परिवर्तन का परिणाम एक नहीं था, तो इसको प्रेरक शक्तियाँ भी एक नहीं थी, वो भी क्या थी, कई थी। इसका अध्ययन जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे।